देखो बेटा, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मीनिंग क्या? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या? देखो इसकी डेफिनेशन देखो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ए सेंटर वैल्यू और टिपिकल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट। क्या कहना चाह रहा है? कोई एक डेटा सेट है, उसकी सेंटर वैल्यू जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल हम देखें, जैसे क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, अब एग्ज़ाम दी, 50 मार्क्स की एग्ज़ाम हुई। अब एग्ज़ाम दी तो सबके मार्क्स तो आएंगे। अब किसी के 10 आएंगे, किसी के 20 आएंगे, किसी के 35 आएंगे, किसी के 40 आएंगे, किसी के 18 आएंगे, किसी के 20 आएंगे। तो सभी के डिफरेंट मार्क्स रहेंगे। अब होगा क्या, जब टीचर से पूछा जाएगा कि आपके क्लास के मार्क्स क्या आए, तो टीचर्स को क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली एक एक बच्चे के मार्क्स बताने पड़ेंगे। उसके बदले में क्या करेगा टीचर? देखेगा कि उसका एवरेज क्या है, मैक्सिमम लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो देखेगा भाई 35 मार्क्स के आसपास मैक्सिमम क्लास के स्टूडेंट जो हैं जिनके 35 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं या 30 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो ये जो 30 मार्क्स है वो क्या कर रहा है? पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको हम कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हैं उसके कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शंस दिए हुए होंगे मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। तो आपको पता लग ही गया होगा, यू हैव आइडेंटिफाइड कि विच ऑप्शन इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? डी, मीन, मीडियन, मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट रेंज इज नॉट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम मीन के बारे में सीखेंगे। वी विल लर्न अबाउट मीन। व्हाट इज मीन? मीन का मतलब क्या होता है? तो मीन इज एन एवरेज ऑफ गिवन डेटा। जो भी डेटा दे रखा है उसका एवरेज जो होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है, अब वो सचिन तेंदुलकर खेल रहा है या विराट कोहली खेल रहा है और उन्होंने 10 इनिंग खेली, दे प्लेड 10 इनिंग्स। एक इनिंग के अंदर उनके 20 रन बने, एक में 100 बने, एक में 80 बने, एक में 40 बने, इस तरह से। तो जब हमको एवरेज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि सचिन की एवरेज 45 की है, 60 की है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर मैच में उन्होंने 45 रन बनाए या 60 रन बनाए या 50 रन बनाए। उन्होंने क्या किया? जितनी इनिंग उन्होंने खेली, उन इनिंग्स में जितने रन उन्होंने बनाए उन सबका टोटल करके नंबर ऑफ इनिंग से क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। तो जो डेटा हमको मिला, जो नंबर हमको मिला, वो उसका एवरेज कहलाया। तो मीन क्या है? मीन इज एन एवरेज ऑफ गिवन डेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। कौन से 2 डेटा होते हैं? एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। तो पहले हम अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करेंगे। अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता है? तो अनग्रुप्ड डेटा जो इंडिविजुअल डेटा होता है और इस तरह से लिखा होता है, जैसे लिखा है नहीं है, तो 6, 4, 10, 6, 12, 20, 18, 5, 9, ये जो डेटा दिया हुआ है, इसको, इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। इसका जब मीन फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का सम अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 9 ऑब्जर्वेशन है। तो हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 6 + 4 + 10 + 6 + 12 + 20 + 18 + 5 + 9 अपॉन, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको ऐड करने पर आता है 90/9। तो कट किया तो आंसर आया 10। तो इसका जो मीन कहलाएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, 10 आएगा। अब हम मीन ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड करेंगे। ग्रुप डेटा क्या होता है, ये ग्रुप में दिया होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का जो डेटा दे रखा होता है उसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। और ये मैं 10th के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना होता है तो उसके कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। सेकंड इज अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हिंदी में हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, उसको बोलते हैं पग विचलन की विधि। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ आता है मीन फाइंड करो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके अंदर मेथड अगर इंडिकेट नहीं किया हुआ, उसने मेथड अगर मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ दिस 3। तुम तीनों में से किसी एक मेथड का उपयोग कर सकते हो। सबसे इजी डायरेक्ट मेथड पड़ता है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड है, और लास्ट में जाकर के अज्यूम्ड मेथड यूज करना है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे स्टेप डायरेक्ट मेथड, उसके बाद देखेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड, और थर्ड देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। बोले सर कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा इजी रहेगा? तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो नंबर्स दिए होंगे फ्रीक्वेंसी के, बरोबर, या जो डेटा दे रखा है उसकी वैल्यू के ऊपर से मालूम पड़ेगा कि अगर डेटा बड़ा है, मतलब डेटा की वैल्यू बड़ी है, और अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न अगर बड़ा बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस समय स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। और अगर छोटे नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड कब करना है, वो लास्ट में जब मेंशन किया हो कि आपको इसको इस एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करो, तो ही अपने को एज्यूम्ड मेथड का यूज़ करना है, नहीं तो करना नहीं है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करेंगे। अगर डेटा बड़ा है, डेटा की वैल्यू बड़ी है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। और एज्यूम्ड मेथड का यूज़ तो करना ही नहीं है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ लिया कि भाई एज्यूम्ड मेथड से ही इसको सोल्व करो, या मीन इसका फाइंड करना है वो एज्यूम्ड मेथड से करना है, उस समय आपको फिर अगर नहीं आएगा तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।